विधान सत्य बने उस तरह से रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। 13वां प्रश्न है, आवृत्ति वितरण में बारंबारता सारणी यानी आवृत्ति वितरण मतलब बारंबारता सारणी में तोरण यानी ओजाइव यह खाली जगह की आलेखीय रूप से निरूपित करता है। तो इसका आंसर है संचयी बारंबारता बंटन। ओके, जैसे जैसे हमारे सब्सक्राइब और लाइक बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग वीडियो बनाते जाएंगे तेज़ी से, और इस तरह से हिंदी मीडियम को जो कहीं उपलब्ध नहीं होता है असाइनमेंट सॉल्यूशन, वो पूरी तरह से उपलब्ध हो सकेगा। हम सभी विषय का सॉल्यूशन करके लेके आएंगे। जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब करते जाएं। समतोल पासा को एक बार उछालने पर उसके ऊपर की सतह पर 7 आए उसकी संभावना खाली जगह है। तो आप समझेंगे समतोल पासा जो है उस पर कितने अंक होते हैं। हम सांप सीढ़ी खेलते हैं ना, वो वाला पासा कितने होते हैं, तो उस पर 1 2 3 4 5 6 अंक होते हैं, 7 तो आता ही नहीं है। तो ये तो असंभव घटना है। असंभव घटना की जीरो संभावना क्या होगी, संभावना यानी प्रायिकता। समझना यहाँ पर क्या है, ये प्रायिकता है, बरोबर। तो कितना होगा, 0 होगा। तो इसका आंसर हम लिखते हैं। तो 14 का आंसर हमारा पास आया है 0। 15वां देखते हैं, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता, दोनों की प्रायिकताओं को जोड़ा जाता है, बराबर। ये ई लिखा है और ये ई नहीं, दोनों का टोटल कितना आता है, दोनों का टोटल आता है 1। तो 15 का आंसर आया है 1। ओके। 16 है, लीप वर्ष में 53 सोमवार आए उसकी संभावना यानी प्रायिकता खाली जगह है। यहाँ पर आप समझ लेना, यहाँ इसको बदलते, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस तरह का क्वेश्चन आता ही आता है, बरोबर। यहाँ आप ध्यान रखना, कभी मंगलवार लिखा होगा, बुधवार लिखा होगा, बस ये सवाल पूछा है, काफ़ी बार जा चुका है। इस तरह को समझना, इस तरह के सवाल को समझना बहुत ज़रूरी है, तो आपको आसानी से आ पाएगा, आप गणना कर पाओगे। तो हम लोग यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करते हैं, आंसर डायरेक्ट लिखते नहीं है। आप देखेंगे लीप वर्ष का मतलब होता है लीप वर्ष, बरोबर, में कुल दिन कितने होते हैं, 366 दिन होते हैं। और आप देखेंगे लीप वर्ष ना हो तो कितने दिन होते हैं, 365। लेकिन हमको मालूम है कि एक वर्ष में कितने होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं। कितने होते हैं, 52 सप्ताह में कुल दिन। तो हम लोग यहाँ पर 52 गुणा 7 करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 364 दिन आ जाता है। कितने दिन हमारे पास बड़े हैं, 2 दिन, बराबर। ये कोई भी 2 दिन 53 बार, सब 52 बार तो आएंगे सभी बार। कितने बार होते हैं, तो 7 बार होते हैं, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, बराबर। तो हमारे पास PA हम यहाँ लिखते हैं, कितने बार होते हैं, कुल परिणाम हमारे पास कितने हैं, 7। कितने दिन बड़े, 2 दिन एक्स्ट्रा बड़े हैं, तो 2 दिन यहाँ पर लिख देते हैं। तो इतनी संभावना इसकी आती है, ये हमारा आंसर है। आपको समझ में आया होगा। अब हम 17वां देखते हैं, बहुपदी px बराबर x की 2 घात माइनस 4x प्लस 3 के शून्यक अल्फ़ा और बीटा हो तो a अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर खाली जगह। तो अगर आप सॉल्यूशन करना सीख जाते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो आप सॉल्यूशन करना सीखे, पहले बराबर 0 लिखने का है। अब यहाँ पर आपको करना है कि गुणा करने पर 3 आए और जोड़ने पर 4 आए, ऐसी कौन सी संख्या है, तो 3 एकन 3 है, बराबर। और जोड़ते हैं तो -3 और -1 -4 हो जाता है। तो हमको इसको कैसे लिखना है, x स्क्वायर, ये वाला पद यहाँ लिखना है और ये माइनस का x लिख देना है, 1 की जगह पर +3। रब ने बना दी जोड़ी, कॉमन निकलता है x कॉमन निकाल दिया, 3 यहाँ रह गया। यहाँ से यहाँ तक कुछ कॉमन नहीं निकलता है तो 1 निकाल देने का, तो x यहाँ की वजह से ये वाला निशान बदल जाता है, तो ये हो जाता है माइनस का, बराबर। अगर ये दोनों कोष्टक एक जैसे हो गए तो तुम्हारा आंसर सही है। अब हम यहाँ से यहाँ तक कॉमन निकलता है तो ये वाला कोष्टक बाहर आ जाता है, क्योंकि दोनों जगह पे है। कौन बच जाता है, यहाँ से x और यहाँ से -1 बच जाता है। अब हम क्या करते हैं, x - 3 बराबर 0 और x - 1 बराबर 0। इस तरह से हमने लिखा तो x बराबर यहाँ 3 हो जाता है और यहाँ और
यहाँ x बराबर 1 हो जाता है, क्योंकि माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का, ये भी माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का। अब हमारे पास ये हमारा अल्फ़ा हो गया और ये हमारा बीटा हो गया। ओके, अब हम क्या करते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिख देते हैं। अल्फ़ा की जगह पर हम लोग 3 लिखते हैं और बीटा की जगह पर 1 लिख देते हैं। 3 का, क्योंकि 2 घात लगी है इसलिए हम लोग लगाएंगे। 3 का वर्ग करते हैं तो 9 और 1 का वर्ग करते हैं तो 1 आता है। टोटल मार देते हैं तो 10 हो जाता है। हमारा आंसर आया 10। आई होप आपको समझ में आया होगा। 18वां देखते हैं, कोई समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सामान्य अंतर d हो तो उसका n-2वां पद खाली जगह होगा। ये हमारा 18वां सॉल्यूशन है। हम देखते हैं तो यहाँ पर जो a है, a बराबर a दिया है और d बराबर हमको d दिया है। और समांतर श्रेणी का जो सूत्र है वो क्या है, आपको मालूम ही है क्या सूत्र है। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, तो लिखते हैं an बराबर a प्लस n-1 गुणा d। अब हमारे पास n बराबर उसने क्या दिया था, तो nवां पद उसने बोला है n-2 हो। अब हम यहाँ पर an बराबर a की जगह पर a दिया है, n की जगह पर क्या लिख देते हैं n-2 और इसके पीछे -1 लिखा है और d की जगह पर तो d लिखना है। a n की जगह पर n, 2 और 1 दोनों एक जैसे निशान है तो जुड़ेगा। ध्यान रखना, एक जैसे निशान होता है तो जुड़ता है, अलग अलग होता है तो घटता है। जोड़ देते हैं 2 और 1 3 हो जाता है और यहाँ d हो जाता है। ये हमारा आंसर आ गया, यानी कि वह है n-1 वह पद हमारे पास ये आया है। ये हमारा आंसर हो गया। ओके, अब हम 19वां देखते हैं। तो यहाँ पर देखें 19वां, वृत्त के बाहर के भाग में आया कोई बिंदु से खींचा गया स्पर्शक की लंबाई 24 सेमी तथा उसके केंद्र से दूरी 25 सेमी हो तो वृत्त की त्रिज्या कितनी सेमी होगी। आप डायरेक्ट तो आंसर याद करना चाहते नहीं होंगे। ये 2 नंबर में भी पूछा जाता है, 4 नंबर यानी कि दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 नंबर के, तो 4 नंबर इसमें आ जाएगा और यहाँ से 5 अंक इस तरह से आप प्राप्त कर सकते हो। उसको सीखें किस तरह से करना है। ये क्या बोलता है, वृत्त के बाहर आया बिंदु, तो ये हमारे पास वृत्त के बाहर कोई बिंदु है, ये वृत्त के बाहर आया है। यहाँ से खींचा गया स्पर्शक, स्पर्शक किसे कहते हैं, जो वृत्त को सिर्फ छू के चला जाए, तो ये हमारा स्पर्शक रेखा हो गई। ये यहाँ पर हमारा स्पर्श बिंदु हो गया। आप इसका नाम जो डाल सकते हो वो डाल सकते हैं। हम यहाँ पर इसको P लिख देते हैं और यहाँ पर हम लोग Q लिख देते हैं और यहाँ हम लोग, ये हमारा केंद्र बिंदु O हो गया। ओके, अब हम लोग क्या बोलते हैं, ये वहाँ से ये क्या बोल रहा है कि इसकी लंबाई जो है 24 सेमी है ना। वृत्त के बाहर आया हुआ बिंदु स्पर्शक छूता है तो 24 सेमी तथा उसके केंद्र से यानी यहाँ से 25 सेमी दूरी हो तो केंद्र से उसकी दूरी कितनी हो, 25 सेमी हो। तो यहाँ 25 सेमी लिख देते हैं। ओके, अब इसकी त्रिज्या ज्ञात करो, इसको लंब दूरी बोलते हैं, बराबर। तो ये त्रिज्या भी कहलाती है। अब हम इसको 2 नंबर में करेंगे तो हम थोड़ा बड़ा लिखेंगे, अगर और इसमें करने हैं तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं त्रिभुज, शॉर्टकट में लिख दे त्रिभुज PQO में यहाँ पर समकोण बनता है तो हम लोग लिखते हैं कोण Q बराबर 90। पाइथागोरस प्रमेय अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय अनुसार लिखते हैं। क्या होता है कि कर्ण का वर्ग बराबर भुजा का वर्ग प्लस भुजा का वर्ग, या ऐसे भी लिख सकते हैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इसको लंब बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं। तो हम लोग कर्ण क्या है, तो समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, जिसका नाम है PO² और इसका नाम है, एक भुजा का नाम PQ² लिख देते हैं, दूसरी भुजा का नाम हम R² लिख देते हैं, क्योंकि Q अगर आपको लिखना है बोले QO²। अगर हम यहाँ पर PQ
बराबर यहाँ पर PO बराबर 25 दिया है तो यहाँ 25 लिख देते हैं, और यहाँ PQ बराबर 24 दिया है तो 24 लिख देते हैं, और इसके बराबर में R लिखा है। 25 का वर्ग होता है 625 और इसका वर्ग होता है 576 प्लस R स्क्वायर। 625 इसको इधर लेके आते तो 576 यहाँ आया, तो यहाँ R स्क्वायर लिख देते हैं। घटाते हैं तो हमारे पास R स्क्वायर बराबर 49 आता है। इस तरह से R बराबर कितना आ जाता है, 7 आ जाता है। ओके, तो हमने त्रिज्या ज्ञात कर ली। अब हम 20वां सवाल का सॉल्यूशन देखते हैं। तो 20वां सवाल है, दो बेलनाकार की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 और ऊंचाई का अनुपात 5:3 हो तो उसके घनफलों, यानी कि यहाँ घनफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। घनफल का मतलब होता है यहाँ पर आयतन, बराबर, आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो आप देखेंगे R1 क्या बोला है, पहले तो हमको त्रिज्या बोली है, त्रिज्या का अनुपात बोला है, तो R1 बराबर 2x और R2 बराबर हमारे पास 3x, 2:3 दिया है ना। अब हम लोग H1 ऊंचाई का भी अनुपात दिया है, H1 बराबर 5x और H2 बराबर हम लिखते हैं 3x। ओके, क्योंकि 5:3 दिया है। अब हम लिखते हैं बेलनाकार का आयतन का अनुपात ज्ञात करना है, बराबर। दूसरे बेलनाकार का अनुपात, बेलनाकार का आयतन क्या है, सूत्र होता है आपको मालूम है, πr² और πr²h। अब यहाँ पर देखेंगे पाई से पाई को उड़ा दिया जाएगा। ओके, r बराबर हमारे पास 2x की 2 घात गुणा इस, ये दिया है हमारे पास h1, ये r1, ये h1, ये r2, ये h2, इस तरह से लिखेंगे। h1 कितना है, 5x है। ओके, R2 कितना है, तो R2 हमारे पास 3x, 3x का वर्ग कर देंगे गुणा, और हमारे पास यहाँ पर H2 है तो यहाँ पर 3x लिखा है, बराबर करते हैं 2 का वर्ग 4x स्क्वायर और इसका हो जाता है 5x, बट्टे में 3 का वर्ग हो जाता है 9x की 2 घात गुणा 3x। अब देखेंगे गुणा कर देते हैं तो ये 20x की 3 घात और यहाँ 9 27 x की 3 घात, x की 3 घात से x की 3 घात चली जाती है, यहाँ 20/27 आ जाता है। इस तरह से इसका सॉल्यूशन हो जाता है। यहाँ पर अनुपात में लिखना है तो 20:27 लिख देते हैं। 21वां देखते हैं, वृत्त की त्रिज्याओं में 10% की वृद्धि किया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो 21वें का हल देखते हैं, क्या बोलता है, वृत्त की त्रिज्या, तो यहाँ लिखते हैं वृत्त की त्रिज्या माना कि वृत्त की त्रिज्या R1 है, R1 बराबर कितना दिया जाता है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं, बराबर। अब हम R2 ज्ञात करते हैं, अगर इसमें वृद्धि होती है तो 1 में कितने प्रतिशत वृद्धि होती है, उतने प्रतिशत जुड़ने का, तो 10%, तो 10/100 लिख देते हैं। तो 1 प्लस 100 से 10 में भाग देते हैं तो 0.1 आ जाता है, यानी 0 से 0 कट गया, यानी 10 से भाग दो 1 में तो इतना आ गया। तो R2 हमारे पास कितना आ जाता है, 1.1 आ जाता है। अब इसको में क्या पूछा है, कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, तो हम लोग ज्ञात करेंगे वृद्धि, तो यानी R2 में से R1 घटा देते हैं, R2 में से R1 घटा देते हैं, R1। तो उससे पहले आप ये समझना है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्या होता है, πr² होता है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग स्क्वायर लगाएंगे, इस मतलब क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगा। ओके, जो पूछा जाए, अगर यहाँ पर गोला पूछा जाता, गोला का सूत्र होता
घनफल आयतन पूछा जाता है, आयतन में तो 3 घात होती है गोले की में, तो ये वृत्त का है, तो इसमें ध्यान रखना है, बदल बदल के पूछते रहते हैं। 10% 20% वाला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो हम लोग यहाँ पर गुणा 100 कर देते हैं, क्योंकि वृद्धि पूछी है प्रतिशत में, ओके, इसलिए प्रतिशत में पूछी है, इसलिए 100 से गुणा कर देते हैं। तो R2 हमारे पास आया है 1.1, इसका वर्ग कर देते हैं, माइनस R1 हमारे पास इतना है, उसका वर्ग कर देते हैं, गुणा 100 कर देते हैं। तो हमारे पास आ जाता है यहाँ पर 1.1 का वर्ग करते हैं तो यानी 11 का वर्ग करते हैं तो 121, पॉइंट के बाद 1 अंक है और वर्ग करने के बाद 2 अंकों के आगे हो जाता है। तो 1.21 आया माइनस 1 आया, गुणा 100 कर देते हैं, 1 का वर्ग 1 ही होता है। 1.21 में से 1 घटाते हैं तो 0.21 आ जाता है, गुणा 100 कर देते हैं, गुणा 100 करेंगे तो हमारे पास 21 हो जाएगा। तो 21% की वृद्धि हुई, ये हमारा आंसर आ गया है। तो यहाँ 22वां देखते हैं, 2 घन में से प्रत्येक का घनफल 64 सेमी हो, ऐसे 2 घनों को जोड़ा जाए तो इससे बनने वाले घनाभ की लंबाई कितनी होगी, वह हमको ज्ञात करना है। घनफल यानी क्या होता है, आयतन होता है। तो थोड़ी बहुत गलती आपको गुजराती से हिंदी में करने को मिल सकती है, लेकिन हम लोग पढ़ाते समय उसको सुधार करेंगे। हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर लिखा है घन का आयतन, घन का आयतन कितना दिया हुआ था, 64 दिया हुआ था, ओके, 64 cm की 3 घात, ओके। और घन के आयतन का सूत्र क्या होता है, L गुणा L गुणा L, यानी L की 3 घात, तो ये हो गया L की 3 घात का ये सूत्र इसका हुआ, और ये यहाँ पर कीमत दी हुई थी। हम लोग क्या करेंगे, 3 घात है इसलिए इनका घनमूल करेंगे, तो इसका घनमूल L और इसका घनमूल हो जाता है 4 cm हो जाता है। अब घनाभ, अब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे ये घन है, ओके, लंबाई, और इसको एक और घन जोड़ देंगे इस तरह से, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का घनाभ बन जाएगा। घनाभ बन जाएगा तो ये यानी कि 2 घन हो गए, बराबर। तो अब हम क्या करेंगे, घनाभ की लंबाई 2 गुणा 4 भी कर सकते हैं, बोले एक घन का 4 है, दूसरे घन का भी 4 होगा, तो कितना हो जाएगा, 8 cm हो जाता है। इसका आंसर ये आ जाता है। अब 23वां देखेंगे, नीचे आकृति में y बराबर px का आलेख दर्शाया गया, उस पर से px के शून्यकों की संख्या कितनी है वह बताइए, बराबर। तो यहाँ पर देखो x को कहाँ काट रहा है, सिर्फ एक ही जगह पे काट रहा है, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1 हो जाती है। अब यहाँ पर हम लोग 23 का आंसर लिखते हैं, तो 23 का आंसर आया 1, ओके। अब 24वां सॉल्यूशन करते हैं। तो 24वां प्रश्न है, 20 सेमी व्यास वाले अर्धवृत्त में अंतर्गत त्रिभुज का महत्तम क्षेत्रफल ज्ञात करो। अंतर्गत त्रिभुज का मतलब होता है कि वृत्त के अंदर एक त्रिभुज है, उसका अधिकतम क्या ज्ञात करने का है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। महत्तम यानी अधिकतम क्षेत्रफल होता है, उसका व्यास दिया है, तो ये हमारा क्या है, व्यास है, बराबर। ये अर्धगोले का व्यास है, तो ये 20 सेमी दिया हुआ है, ओके, 20 सेमी दिया है। अब ये वृत्त का केंद्र है, बराबर, वृत्त का केंद्र है, और इस तरह से हमने इसके अंदर त्रिभुज बनाया हुआ है। और इसका सबसे पहले हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको मालूम ही है क्या होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा लंब। अब हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास आधार तो दिया हुआ है, लेकिन लंब हमारे पास है नहीं, तो लंब ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो जैसे ये जो व्यास है यानी कि इसको बोलते हैं डी बराबर 20 सेमी है। आर ज्ञात करना हो तो व्यास बट्टे 2 होता है, 20 बट्टे में 2 कितना हो जाता है, 10 सेमी हमारा क्या आ जाता है, व्यास और आर आ जाता है। आर मतलब ये 10 सेमी है और ये 20 सेमी, तो इसी को हम आर को हम क्या बोलते हैं, लंब, और जो आधार है वो हमारा व्यास है। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 1/2, आधार हमारा 20 है
और वो हमारा 10 है। लंब 2 से भाग दे देते हैं तो 10 आ जाता है। 10 गुणा 10 करते हैं तो 100 सेमी की 2 घात लिखते हैं। क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो 2 घात लगाने का या वर्ग सेमी भी लिख सकते हैं। इस तरह से वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।